नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार, फैकल्टी एट विधिज्ञ। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म विधिज्ञ में। एक बार फिर से आप लोगों के साथ, आप लोगों के समक्ष एक और बहुत ही रुचिकर प्रश्न लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और इस पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज नंबर 9 में यहाँ आप जैसा कि इमेज देख पा रहे होंगे, कुछ कृषि से रिलेटेड इस प्रकार का कुछ प्रश्न हो सकता है, या मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड जब हम लोग पढ़ते हैं, स्पेसिफिकली जुडिशियल एस्पिरेंट्स जो मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन वे पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स एक लोकल लॉ जिसे मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड या मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कहा जाता है, इस पर्टिकुलर सिलेबस को भी पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर सिलेबस को पढ़ते समय कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन राइज होता है कि किसी भी पर्टिकुलर होल्डर के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारित करता है, वह इंडिविजुअली या अगर वो किसी फैमिली का मेंबर है तो फैमिली का मेंबर होने के नाते वो कितनी भूमि अधिकतम सीमा के तौर पर, मैक्सिमम लिमिट्स के तौर पर होल्ड कर सकता है, धारित कर सकता है। ये क्वेश्चन कई बार किसी भी स्टूडेंट के दिमाग पे हिट करता है। इसीलिए इस प्रश्न का एक सही जवाब, एक सही उत्तर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज नंबर 9 में इसे अंतर्वलित किया गया है। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही रूप में आंसर आपको कहां से प्राप्त हो सकता है। आपने एक पर्टिकुलर एक्ट का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप इसे देख पा रहे होंगे, द मध्य प्रदेश सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट 1960, जिसे मध्य प्रदेश कृषक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम 1960 कहा जाता है। इस पर्टिकुलर एक्ट में आप देखेंगे जितनी भी सेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, जितने भी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, उन प्रोविजंस में कुछ मेन जो पॉइंट आपके इस क्वेश्चन का आंसर कर पाने के लिए जरूरी हैं, उनमें से ये पर्टिकुलर पॉइंट्स रिलेवेंट हो सकते हैं। जिसमें आप इस डेफिनेशन को देखिए, सीलिंग एरिया। सीलिंग एरिया क्या होगा, वो अधिकतम सीमा क्या होगी, तो इट मीन्स द मैक्सिमम एरिया ऑफ लैंड विच इज अ होल्डर एंटाइटल्ड टू होल्ड अंडर सेक्शन 7। यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है, सेक्शन नंबर 7 इज प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर सेलिंग लिमिट। तो धारा 7 में बताया गया है इस पर्टिकुलर अधिनियम के अंतर्गत, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत, कि कौन पर्टिकुलर होल्डर यानी द पर्सन होल्डिंग सच पर्टिकुलर लैंड, इस प्रकार की भूमि के संदर्भ में वह कितनी मैक्सिमम लिमिट तक, कितनी अधिकतम सीमा तक कोई भी भूमि धारित कर सकता है। सरप्लस लैंड क्या होगी, तो जो सीलिंग लिमिट तय कर दी गई है, वो सीलिंग लिमिट से ज्यादा जो कोई भी पर्सन होल्डिंग को होल्ड करेगा, ऐसे लैंड को धारित करेगा, वो सरप्लस लैंड होगा। अब फर्दर एक बार सेक्शन नंबर 7 पर गौर तलब करिए। सेक्शन 7 कहता है मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ लैंड टू बी हेल्ड बाय अ पर्सन और फैमिली। एक परिवार के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा एक मैक्सिमम एक्सटेंट में कितनी भूमि धारित की जा सकती है। तो जिस प्रकार से प्रोविजन में आप देख पा रहे होंगे, मैंने 1, 2, 3 तीन कैटेगरीज में से डिवाइड करते हुए आपके सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। इन तीन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आप अगर देखें तो पहली कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है जब एक ही पर्टिकुलर वर्ष में 2 फसलों वाली कृषि योग्य भूमि धारित की जा रही हो, वेयर द होल्डर इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ फैमिली। अकेले एक सदस्य के रूप में वह व्यक्ति कितनी भूमि धारित कर सकता है जब ये एक इरिगेटेड लैंड हो, सिंचाई युक्त भूमि हो और 2 फसलें उगाई जा रही हों। लैंड कैपेबल ऑफ यील्डिंग 2 क्रॉप्स एंड रिसीविंग एश्योर्ड इरिगेशन और एश्योर्ड प्राइवेट इरिगेशन फॉर बोथ द क्रॉप्स। तो कहा गया कि ऐसा व्यक्ति अकेले स्वयं व्यक्तिगत रूप से मैक्सिमम 10 एकड़्स तक का लैंड धारित कर सकता है। दूसरी कैटेगरी में लिखा गया वेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 और लेस, जहां पर ऐसा व्यक्ति जो भूमि धारित कर रहा है वो 5 सदस्य या 5 से कम सदस्य जो कि किसी पर्टिकुलर फैमिली में हैं, वो कितने भूमि धारित कर सकता है। तो लैंड कैपेबल ऑफ यील्डिंग 2 क्रॉप्स एंड रिसीविंग एश्योर्ड इरिगेशन 18 एकड़्स। तो ऐसे व्यक्ति 18 एकड़ तक की भूमि धारित कर पाएंगे। तीसरी कैटेगरी आप समझिए जहां पर इस प्रकार के फैमिली मेंबर्स में 5 या 5 से ज्यादा के सदस्य हैं, तो लिखा गया कि मैक्सिमम 36 एकड़्स तक के लैंड होल्ड किए जा सकते हैं, धारित किए जा सकते हैं। कैटेगरी नंबर 2 दैट इज सेइंग अबाउट एक फसल वाली इरिगेटेड लैंड। Land capable of yielding 1 crop on and receiving assured irrigation or assured private irrigation for the crop। तो यहां पर एक व्यक्ति एक समय पर 15 एकड़ का लैंड होल्ड कर सकता है। और लैंड कैपेबल ऑफ yielding 1 crop and receiving assured irrigation or assured private irrigation for the crop it is 27 एकड़। When more than 5 members are in the family then 54 एकड़। अब इन टोटो अगर हमें समझना हो, कुल मिलाकर समझना हो कि कोई भी व्यक्ति एक सिंचाई युक्त जो जमीन है, इरिगेटेड लैंड है,
वह कितने टोटल कुल रूप में कितने रूप में धारित कर सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति कुल मिलाकर किसी भी एक समय पर मैक्सिमम 15 एकर्स का लैंड, इरिगेशन लैंड की बात कर रहे हैं, सिंचाई युक्त जमीन की बात कर रहे हैं, धारित कर सकता है। तीसरी कैटेगरी में लिखा गया ड्राई लैंड, सूखी भूमि। तो ड्राई लैंड के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो किसी भी फैमिली का मेंबर ना हो, स्वयं व्यक्तिगत रूप से वह मैक्सिमम 30 एकर्स का लैंड धारित कर सकता है। एक ऐसी भूमि जो सूखी है, सिंचाई युक्त नहीं है। And where the holder is a member of a family of 5 or less, in that category he can held or such person can be held the maximum 54 acres of such land. और अगर 5 या 5 से अधिक सदस्य हैं तो ऐसी कैटेगरी में वह मैक्सिमम 108 एकड़ यानी 108 एकड़ तक का लैंड धारित कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट ये है कि यहाँ पर इस प्रकार की भूमि सिंचाई युक्त नहीं होनी चाहिए, ड्राई लैंड होनी चाहिए। तो अगेन इन टोटो, इन केस ऑफ अनइरिगेटेड लैंड या ड्राई लैंड की स्थिति में हम देखें तो ऐसा व्यक्ति मैक्सिमम 30 एकर्स का लैंड धारित कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एक बार में एक समय पर इस रूप में व्यक्तिगत रूप से, अगर वो सिंचाई युक्त जमीन है, इरिगेटेड लैंड है तो मैक्सिमम 15 एकड़, और अगर ये ड्राई लैंड है, ये सिंचाई युक्त जमीन नहीं है, तो वह व्यक्तिगत रूप से मैक्सिमम 30 एकड़ का लैंड हेल्ड कर सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड से अगर ये प्रश्न डिराइव अगर हम करें कि ये प्रश्न आखिरकार दिमाग में ओरिजिनेट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, तो कई बार जब हम लैंड किसको बिलोंग करते हैं, भूमि किसको बिलोंग करती है, तो इसके संदर्भ में आप सेक्शन 57 पढ़ते हैं। सेक्शन 57 आप पढ़ेंगे, सेक्शन 158 भी उसके रेलेवेंस में आप देखते हैं कि भूमि स्वामियों का कितना संवर्ग होगा, कितने क्लासेस होंगे। तो दो बातें आपको स्पष्ट होती हैं कि स्टेट के अंतर्गत जितनी भी भूमियां हैं, जितनी भी लैंड है, वो किसको बिलोंग करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करती हैं, राज्य सरकार को बिलोंग करती हैं, और इनका एक ही वर्ग होगा, और वो वर्ग होगा, वो क्लास होगा भूमि स्वामी के रूप में। तो प्रश्न अपने आप एराइज होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर भूमि स्वामी स्टेट से प्राप्त होने वाले इस प्रकार के लैंड को मैक्सिमम कितने लिमिट में धारित कर सकता है, एक व्यक्ति के नाम कितने होल्डिंग्स हो सकते हैं, उस प्रश्न का जवाब आपको यहां देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने इस एक्ट का नाम आपको बताया, मध्य प्रदेश सेलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट 1960, तो इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना चाहिए और इस केस का नाम आपको याद रखना चाहिए, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ योर नॉलेज एज वेल। और आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि यह पर्टिकुलर एक्ट एनफोर्स्ड कब हुआ। तो 15 नवंबर 1961 को यह पर्टिकुलर एक्ट मध्य प्रदेश के हर एक क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है, और मार्च 1974 के बाद कोई भी व्यक्ति एक सीलिंग लिमिट से ज्यादा अगर लैंड धारित करता है, होल्ड करता है, तो यह भी प्रश्न खड़ा उठता है कि आखिर इस प्रकार के एक्सेस या सरप्लस लैंड का क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब भी आपको यही मिलने वाला है कि इस प्रकार के सरप्लस लैंड का या एक्सेस लैंड का, एक्सेस होल्डिंग का, अधिकतम सीमा की ऐसी भूमियों का जो संवेलियन है, या एक प्रकार से इस रूप में देखें कि कोई भी व्यक्ति अगर उस एक्सेस लिमिट से ज्यादा का लैंड धारित करता है तो उस पर्टिकुलर सरप्लस लैंड को स्टेट गवर्नमेंट अपने फेवर में फॉरफीट कर लेती है, तो राज्य सरकार को राजगामी हो जाती है, फॉरफीट कर ली जाती है अगर कोई भी व्यक्ति एक सीलिंग लिमिट से ज्यादा लैंड धारित करता है उस शर्त पर, उस कंडीशन पर। एक पॉइंट आपको और यहां पर याद रखना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस प्रकार के सरप्लस लैंड को किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को बिलोंग करने वाले किसी भी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को भी दे सकती है, किसी ऐसी इंस्टीट्यूशन या ऐसी संस्था को दे सकती है, एनजीओ को दे सकती है जो भूमिहीन है, जिनके पास लैंड नहीं है और वो समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की भूमियां, इस प्रकार के लैंड राज्य सरकार चाहे उन सरप्लस लैंड को उनके फेवर में भी दे सकती है। तो यहाँ पर जो बेसिक ऑब्जेक्ट आप देखें तो जो भूमिहीन वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, व्यक्ति हैं, उन लोगों को कृषि कार्य करने के लिए, एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो कार्य हैं उनको संपादित करने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए इन टोटो अगर हम समझें तो इस प्रकार की भूमियां राज्य सरकार उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत हमने ये बात समझ ली है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास एक सीलिंग लिमिट से ज़्यादा की भूमि या लैंड है, होल्ड करता है, तो उस कंडीशन में उस सरप्लस लैंड का क्या होगा और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या किसी प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है। जब ये तीसरा प्रश्न दिमाग में खड़ा होता है तो इसका आंसर आपको इसी पर्टिकुलर एक्ट के सेक्शन नंबर 35A सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 प्रोवाइड करते हैं। तो सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन 2 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप में समझ में आएगी कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के सीलिंग लिमिट से ज्यादा की भूमि धारित रखता है या सरप्लस में लैंड धारित करता है, जितनी सीलिंग लिमिट इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत दर्शा दी गई है उस कंडीशन में, और उसके द्वारा गलत जानकारी इस प्रकार के रेवेन्यू अथॉरिटीज को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को प्रोवाइड की जाती है,
तो इस कंडीशन में 35(1) एंड सबसेक्शन 2 ये दोनों प्रोविजंस उस पर प्रवर्तित होने के लिए उठ खड़े होते हैं। सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दर्शा दिया गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की जानकारी को गलत रूप में या मिथ्या रूप में दर्शित करेगा, झूठे रूप में इसे प्रस्तुत करेगा, है ना, और इस प्रकार की जानकारी को छिपाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को मिनिमम 2 इयर्स की जो कारावास है या सजा है वो दी जा सकती है। 2 साल तक का कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों अधिरोपित किया जा सकता है, इम्पोज किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 37A सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ये प्रोविजन को याद रखिएगा। 37A सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 इन दोनों प्रावधानों में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को 2 साल तक की जेल या इम्प्रिजनमेंट या 5,000 रुपये तक का फाइन या दोनों इम्पोज किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में, यानी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज के सेशन में, जो प्रश्न था, जो क्वेश्चन था, वो सिर्फ इतना था। फिर से मैं एक बार दोहराता हूँ कि क्या कोई पर्सन एक सीलिंग लिमिट से ज़्यादा का लैंड होल्ड कर सकता है? अगर वह सीलिंग लिमिट से ज़्यादा लैंड होल्ड करता है तो उस पर्टिकुलर सरप्लस लैंड का कानूनी रूप से क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर इस प्रकार के सरप्लस लैंड को या सीलिंग लिमिट से अधिकतम सीमा के भूमि को ऐसा व्यक्ति धारित करता है और उसके द्वारा मिथ्या जानकारी दी जाती है, झूठे इंफॉर्मेशन ऐसे रेवेन्यू अथॉरिटीज को प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? तो इसके संदर्भ में यह पर्टिकुलर एक्ट आप देख पा रहे हैं, और इस एक्ट के अंतर्गत आपको ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति इरीगेटेड लैंड की कंडीशन में, अनइरीगेटेड लैंड की कंडीशन में व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली 5 या 5 से कम सदस्यों किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में होने की कंडीशन में, इन टोटो 5 या 5 से ज्यादा मेंबर होने के कंडीशन में कितना मैक्सिमम लैंड धारित कर सकते हैं? तो आपने देखा कि इरीगेटेड लैंड की कंडीशन में मैक्सिमम 15 एकड़ का लैंड कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से धारित कर सकता है, और अनइरीगेटेड या ड्राई लैंड के सिचुएशन में ऐसा कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 30 एकर्स का लैंड धारित कर सकता है। यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर देना और आवश्यक होगा। जब आपसे जैसे कि यहाँ पर 2 चीज़ें अलग अलग रूप लिखी हुई हैं, जैसे 2 क्रॉप्स और 1 क्रॉप्स, 2 फसलें और 1 फसल। तो यहाँ पर जो हम रबी और खरीफ की फसलों की बुआई कोई भी कृषक, कोई भी कल्टीवेटर करता है, जैसे कि अगर एक सीजन में गेहूं या वीट की खेती की जाती है और दूसरे सीजन में पैडी या धान की खेती की जाती है, जो अलग अलग रबी और खरीफ की फसलों के रूप में जाने जाते हैं, या कुछ और भी फसलें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, तो इस कंडीशन में क्या, जो कि एक ही वर्ष के अंतर्गत होती हैं, तो कि इस कंडीशन में क्या हम इसे दो फसल मानेंगे, 2 क्रॉप्स मानेंगे, या इसे 1 क्रॉप मानेंगे? तो इसे 1 क्रॉप की श्रेणी में रखा गया है, एक ही फसल की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से इस सेशन का कंप्लीशन करते हैं, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सीरीज आप पसंद करेंगे, और अगर आपको इसमें दी हुई जानकारी अच्छी लगती है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, right? And if you have any other kind of questions that you think that it should be taken by us, by the faculty of Vidhig, then please let us know in the comment box. Thank you to all.